जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का एक नवा मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या कहा गया पहले प्रश्न में कहा गया, पोंगल उत्सव मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। दोस्तों पोंगल की मैं बात करूं तो पोंगल दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो मुख्यतः मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल, और ये हर साल जनवरी के महीने में होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फसल उत्सव है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है और ये मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पोंगल मुख्य रूप से सूर्य को समर्पित है। ठीक है दोस्तों पोंगल का ना इतना महत्व है कि पोंगल 4 दिन तक तो होता है। पोंगल के उत्सव जब पर तमिलनाडु में एक खेल होता है जिसका नाम जल्लीकट्टू। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जल्लीकट्टू खेल कहाँ होता है, जवाब होगा तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रपति का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है आपका अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की स्थापना की बात की गई है। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है। दोस्तों जब भी हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित 2 आर्टिकल आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। एक मैं आपको बता दूं, एक है आपका अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। ठीक है, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, और ये जरूर याद रखना, ये बहुत आता है क्षमादान शक्ति वाला। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और अनुच्छेद 123 इसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 72 पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और अनुच्छेद 123 वो है आपका ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ये है आपका सही जवाब ऑप्शन सी, 56 वर्ष राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है 56 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत मोहानी के द्वारा ये दिया गया था साल 1921 में। और इसको लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन ए में जो भगत सिंह लिखे गए हैं, इनका इनकी आत्मकथा पूछ लेता आपके एग्जाम में। वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एथीस्ट, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये किसकी आत्मकथा है? तो भगत सिंह की आत्मकथा है, वाई आई एम एथीस्ट। क्लियर दोस्तों, याद रखना, पूछ लेता आपके एग्जाम में। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी ने दिया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। दोस्तों भारत का पहला जो कृत्रिम उपग्रह था वो था आपका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, 1975। और ये हमने रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में जो इसरो है, इसरो का पूर्ववर्ती संगठन क्या है? तो इनकोस्पर। इसरो का पुराना नाम इनकोस्पर है, ये जरूर याद रखिएगा। इसरो की स्थापना कब हुई है? तो 1969 में इसरो बना है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, आपसे पूछ लेता है। तो सही जवाब क्या होगा? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। अगला प्रश्न, दांतों का इनेमल मुख्य रूप से किसका बना होता है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग होता है दंत इनेमल, और ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दांतों का जो बाहरी आवरण होता है ना, वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं, और दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था दांतों का इनेमल ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, प्रसिद्ध नील दर्पण नाटक किस विद्रोह से संबंधित है। दोस्तों
नील दर्पण नाटक ना ये किसने लिखा, तो इसको लिखा था दीन बंधु मित्रा ने, दीन बंधु मित्र। और ये एक प्रकार का बंगाली नाटक है, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए कि जो नील दर्पण है वो किस भाषा का नाटक था, तो मूलतः ये बंगाली भाषा में लिखा गया था, बंगाली नाटक है। और ये नील विद्रोह के बारे में लिखा गया है, ठीक है। किस तरह से जो नील के बागान के मालिक होते थे वो किसानों पर अत्याचार करते थे नील की खेती के लिए। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। नील विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1859 में। तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब अफ्रीका से भारत वापस आए थे तो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह। और ये भी नील की खेती करने वाले किसानों के फेवर में था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वो नील जो है ना, ये एक इसकी खेती क्यों की जाती थी, अंग्रेजों के ना अधिकांश जो उद्योग थे वो सूती वस्त्र के उद्योग थे। अब सूती वस्त्र के उद्योग में क्या होता था कि वो वाइट कलर के वस्त्र तैयार होते थे, तो उन कपड़ों को रंगीन करने के लिए डाई बनती थी, जो नील की खेती से निकलती थी। डाई डाई मतलब कलर होता था, तो उस कलर में भिगोए जाते थे कपड़े, उससे फिर वो रंगीन हो जाते थे। अब नील की खेती करने का सबसे बड़ा जो मतलब दोष है वो ये है कि अगर आप जिस भूमि में नील की खेती कर रहे हैं, 1-2 साल के बाद उस भूमि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती थी। इसीलिए किसानों के द्वारा नील की खेती करने का विरोध किया जाता था, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 बार नील की खेती अपनी ज़मीन में कर ली तो आपकी ज़मीन पूरी बंजर हो जाएगी, ठीक है। तो किसानों के ने मना किया नील की खेती करने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ लोग उनको मारते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे, बहुत सारे अत्याचार भारतीय किसानों पे होते थे। तो उसी दुर्दशा का वर्णन इस नील दर्पण नाटक में किया गया है, किसके द्वारा, दीनबंधु मित्रा के द्वारा। तो ये नील विद्रोह संबंधित ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम आंसर ऑप्शन बी होगा, केरल के डांस हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा केरल। और केरल को ना क्या बोलते हैं, द एबोर्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भगवान का अपना देश किस राज्य को कहा गया है, केरल को। और दोस्तों मैं बता दूं केरल को भारत में मसालों का बगीचा, द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। केरल का एक डांस और आपके एग्जाम में आता है, वह थय्यम। तो थय्यम डांस वो भी केरल का है, ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम, सॉरी क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। और तमिलनाडु में कुम्मी और करगट्टम भी होता है, कुम्मी और करगट्टम। तो ये भी जरूर याद रखना, कुम्मी और करगट्टम कहाँ के लोक नृत्य, तमिलनाडु के। कर्नाटक के आप जानते हैं ढोलू कुनीथा, यक्षगान, ये भी आप याद रखना, ढोलू कुनीथा और यक्षगान दोनों कर्नाटक के डांस हैं, ठीक है दोस्तों, पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी बड़ा फेमस डांस है, कुचिपुड़ी। तो ये भी आप याद रखना, कुचिपुड़ी। तो मोहिनीअट्टम और कथकली केरल के डांस है। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज है बड़ोदरा में, बड़ोदरा है आपका गुजरात में। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात के बड़ोदरा में भारतीय रेलवे स्टाफ कॉलेज है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर लिखा गया पुणे। कभी क्वेश्चन आए कि किस शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है, तो पुणे को दक्कन की रानी कहा गया। ये एग्जाम में कई बार आता है, दक्कन की रानी पुणे। और भारत की अंतरिक्ष नगरी किसको कहा गया है, तो भारत की अंतरिक्ष नगरी कहा जाता है बेंगलोर को, अंतरिक्ष नगरी बेंगलोर। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर में स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों स्टेपीज के बारे में बता दूं, ये मानव की सबसे छोटी हड्डी है और ये कान में पाई जाती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, कान में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मानव के शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो एक वयस्क शरीर में औसतन 206 हड्डियाँ मानी जाती हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। दोस्तों कभी क्वेश्चन आए कि हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जो जोड़ है वो क्या कहलाता है, तो हड्डी को हड्डी से मिलाने वाला जोड़ वो होता है आपका लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछ लेता है लिगामेंट्स, क्लियर। और मैं आपको बता दूं हड्डी को मांसपेशी से मिलाने वाला जोड़, तो हड्डी को मांसपेशी से कौन सा जोड़ मिलाता है, वो मिलाता है दोस्तों आपका टेंडन, टेंडन। तो ये जरूर याद रखना, हड्डी से मांसपेशी को टेंडन मिलाता है और हड्डी को हड्डी से लिगामेंट्स मिलाता है, क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। तो सबसे छोटी हड्डी ये कान में पाई जाती है दोस्तों। ये तो सबसे छोटी सबसे बड़ी पूछेगा तो वो है आपकी फीमर,
फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है, जांघ में, क्लियर, याद रखना। तो मानव शरीर में जो स्टेपीज हड्डी है वो कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न, सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों सतीश धवन इसरो का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है और ये श्री हरिकोटा द्वीप पर है, श्री हरिकोटा द्वीप। और श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? जवाब होगा आपका ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। और मैं बता दूं दोस्तों, श्री हरिकोटा द्वीप जो है ना ये पुलिकट झील पर है, पुलिकट झील। तो ये भी आप याद रखना, नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील पर हरिकोटा द्वीप पे है, क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में ना आप याद रखना यहाँ का खेल जल्लीकट्टू होता है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है। केरल के बारे में आप याद रखें, भारत में ना थोरियम, थोरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। तो थोरियम के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो केरल में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा को 6 नदियों के डेल्टा का उपहार कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि 6 नदियों के डेल्टा का उपहार किसे कहा गया है, तो उड़ीसा को कहा जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका अंतरिक्ष, अगर क्वेश्चन आए कि हर साल अंतरिक्ष दिवस कब होता है, तो 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। दोस्तों महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कार्य किया है, ठीक है, ये आप याद रखना। गरम दल के नेता हैं बाल गंगाधर तिलक। और मैं आपको बता दूं इनकी 2 किताबें आपके एग्जाम में बहुत आती हैं, गीता रहस्य जो मांडले जेल में लिखी इन्होंने, और दूसरा द ओरियन, ओरियन और गीता रहस्य, ये काफ़ी फेमस किताबें हैं दोनों। तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने ना महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत भी की थी। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ये एक प्रकार के राष्ट्रवाद के टूल्स थे, ठीक है, लोगों को एकत्र करने के लिए। तो वो है आपके शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव, और ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आपने ना गरम दल की एक तिकड़ी पढ़ी होगी, लाल बाल पाल। तो गरम दल में जो 3 प्रमुख नेता हैं ना, लाल बाल पाल, ये उन्हीं 3 तिकड़ी में से हैं। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल, और बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से होगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये गरम दल के 3 मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो माने जाते हैं, लाल बाल पाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की किताब आती है द अनहैप्पी इंडिया। द अनहैप्पी इंडिया ये किसने लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने लिखी है द अनहैप्पी इंडिया। और मैं बता दूं इनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो है ना वो गोखले जी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। हमसे पूछा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो भारत में पहली जो ट्रेन चली थी ना वो 1853 में चली थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली, जो बोरीबंदर अर्थात मुंबई से थाने के बीच चली थी। तो बम्बई से थाने के बीच भारत में पहली ट्रेन चली, जिसने 34 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थी, 34 किलोमीटर। और मैं बता दूं इसमें ना 3 इंजन लगे हुए थे जो है, जिनके नाम थे साहिब, सुल्तान और सिंध। तो साहिब, सुल्तान और सिंध ये भारत में जो पहली ट्रेन चली थी उसको खींचने वाले 3 इंजन थे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो आप ये से पूछा जाए कि किस वर्ष भारत में पहली ट्रेन चली थी, तो 1853 में भारत में पहली ट्रेन चली थी, क्लियर दोस्तों, याद रखना। डिस्टेंस याद रखिएगा 34 किलोमीटर। और अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय रेलवे का जनक कौन है, तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। साल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया था, और ये पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि नोबेल पुरस्कार ये कब शुरू हुए थे, तो नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया?
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील है, ये कहाँ पर है? तो पहले तो आप मेरे को बता दूं, बूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और बूलर झील को ना पानी कौन सी नदी देती है? वह है झेलम नदी। तो झेलम नदी से बूलर झील को पानी मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर का ना एक डांस याद रखना, रऊफ। ये बहुत आता है एग्जाम में। एक हीकत बहुत पूछता है एग्जाम में, हीकत, ठीक है। रऊफ हीकत, दुमहल बहुत आता है, दुमहल। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड लिखा गया है। उत्तराखंड में ना एक प्रयाग है, देव प्रयाग। तो देव प्रयाग के बारे में कभी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, अलकनंदा और भागीरथी का संगम पर देव प्रयाग बनता है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। क्लियर, याद रखिएगा। तो मीठे पानी की झील बूलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में ना केसर की खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी में? करेबा मिट्टी में। करेबा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है मरे डार्लिंग नदी। तो ये भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कैसिस्को। माउंट कैसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, कैसिस्को। और मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण घास के मैदान है उसको डाउन्स कहा जाता है। तो डाउन्स घास के मैदान वो आपके ऑस्ट्रेलिया में है। दोस्तों यहाँ भी आप ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन और गिब्सन सिम्पसन और कौन सा है? तनामी है, तनामी और विक्टोरिया। ये मरुस्थल बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ लेता है। तो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? तो 1 जून 2015 को अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी, 1 जून 2015। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति इसके लिए पात्र माने जाते हैं, 2015 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मथुरा कला शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो मथुरा कला शैली कुषाण काल में पनपी थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मथुरा कला शैली कुषाण काल की देन है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। कनिष्क के टाइम में ये आई थी, कुषाण वंश का राजा है कनिष्क, तो उसके समय में मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न क्या कहा गया? आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आलू के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नाइट्रोजन गैस। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि रोटी जो है वो किस गैस के कारण फूल जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूल जाती है, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो प्रारूप समिति थी वो बनी थी आपकी 29 अगस्त 1947 को, ये भी आप याद रखना। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है दोस्तों। और मैं बता दूं अम्बेडकर की आत्मकथा का नाम है बेटिंग फॉर वीज़ा, बेटिंग फॉर वीज़ा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बेटिंग फॉर वीज़ा इनकी आत्मकथा का नाम है। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में किसने लिखा है, तो भारतीय संविधान को हिंदी भाषा में लिखा बसंत कृष्ण वैद के द्वारा लिखा गया है, बसंत कृष्ण वैद। और अंग्रेजी में लिखा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। क्लियर, याद रखना। संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर ये आपसे पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं विश्व महासागर दिवस कब होता है? तो 8 जून को, 8 जून को विश्व महासागर दिवस होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, 20 प्रश्नों का हमने अभ्यास किया आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।